मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते चैनल करियर प्रोफेसर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करने वाले हैं। आज इस वीडियो में बताएंगे कि हमारे यहाँ पर जो वैदिक संस्कृति है, जिसे आप आर्य सभ्यता भी कहते हैं, और महाजनपद काल की क्या भूमिका रही है आपके, और एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आज बनाएंगे। इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहेंगे और मैं बताऊंगा आपको पिछले वीडियो में जैसा मैंने बताया है कि हमारे यहाँ पाषाण काल क्या है और इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता क्या रही है। ऐसे बहुत सारे पहलुओं पर हमने चर्चा की है। आपको आज वैदिक संस्कृति और महाजनपद काल के विषय में पढ़ना है। ये आपका चहेता प्लेटफॉर्म, यहाँ पढ़ाई की पंचायत पर हम लोग यहाँ बात करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत का, जो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया है आपका, यहाँ पर हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। आपके एक पार्ट है हमारा वैदिक संस्कृति यानी वैदिक काल पे बात करेंगे आपके यहाँ से, और दूसरा पार्ट रहेगा हमारा इसी में, वो रहेगा महाजनपद काल। यानी कि हम लोग आज दो टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिंधु घाटी की सभ्यता और उससे पहले आपके पाषाण काल, ये दो टॉपिकों में चर्चा कर चुका हूं पिछली वीडियो में, और उससे पहले वीडियो में मैंने आपको भारत और उसके पड़ोसी देशों पर चर्चा की है। आज हमारी चर्चा हो रही है यहाँ पर, ये वैदिक काल पर हम बात कर रहे हैं। तो इस पढ़ाई की पंचायत को अगर आपने अभी इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये वही चैनल है जहां से आपको सफलता के शिखर पर पहुंचना है। हम लोग चलेंगे आपके उस बिंदु पर कि आखिर वैदिक सभ्यता होती क्या है। हम बात करेंगे उस विषय पर कि इसको वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपके कि वैदिक काल, सबसे पहले शुरुआत यहीं से करेंगे इसकी कि जो आपने पिछली वीडियो में पढ़ा, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हमने छोड़ा है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, ये इसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। अगर ये भारत नहीं बल्कि दुनिया की अगर ये नगरीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता ये रहा, इसे आप लोग अर्बन सिविलाइजेशन भी कहते हैं इस सभ्यता को आपके। तो ठीक इसके विपरीत जो आपके आर्य सभ्यता यानी कि वैदिक सभ्यता है, इसके बिल्कुल विपरीत ये ग्रामीण संस्कृति का उदाहरण है। ग्रामीण संस्कृति का उदाहरण है ये। आपको यहां पर बात बहुत समझने योग्य आपके कि अगर हमारी जो वैदिक सभ्यता है, अगर वो हमारी सभ्यता अगर ये ग्रामीण सभ्यता को शो करती है यानी कि रूरल आपके सिविलाइजेशन को, तो ये आपकी कैसी है, ये हमारी यहाँ पर अर्बन सिविलाइजेशन को शो करती है आपके। यानी आप बताओगे सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता है, तो वहीं जो आर्य सभ्यता है यानी कि जो वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण संस्कृति यानी कि ग्रामीण सभ्यता को स्पष्ट करती है। अब आपके मन में विचार आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो बात, जो इसका कालक्रम है, तो कालक्रम के बारे में बात करेंगे। आपके जो टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड इसका यहाँ से जो हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी वो लगभग 2500 से यहाँ पर 2500 बीसी से हमने इसको 1500 बीसी तक बढ़ाया, यहाँ तक बीसी यानी ईसा पूर्व तक बढ़ाया, यहाँ से करीब 1000 साल तक। तो इसके बाद में इसका टाइम पीरियड यहाँ करीब 1500 से यहाँ करीब 600 बीसी तक रहा है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये सब, अगर ये सभ्यता 1000 साल तक जीवित रही है तो ये सभ्यता हमारी करीब 900 वर्ष तक जीवित रही। तो इस सभ्यता को जो हम पढ़ेंगे तो इसको दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। यहाँ पर एक पार्ट है हमारा पूर्व वैदिक काल, जो हमारे एग्जाम में आता है पूर्व वैदिक काल। जितने हमारे विद्यार्थी गण हैं यहाँ पर वो बड़े ध्यान से इन बातों को नोट डाउन करते जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये बड़ी खास बात है। आपके यहाँ बच्चों को कम पता होती है, वो डायरेक्ट एक ही काल में दोनों बातों को पढ़ लेते हैं। तो आपके एग्जाम के लिए, चूंकि ये जीडी क्लास है, SSGD की स्पेशल बैच चल रहा है, और ये बैच वही है जहां से आपको सफलता मिलना तय। जैसे ये पूर्व वैदिक काल है, आपकी यहाँ बात कर रहा हूं मैं आपसे यहाँ पर, तो इस पूर्व वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है, यहाँ समझने के लिए टाइम पीरियड आएगा नहीं पर समझना जरूरी है। यहाँ से अगर ये 1500 से यहाँ पर, तो 1500 ईसा पूर्व से यहाँ पे जाएंगे 1000 ईसा पूर्व यहाँ तक आपके, और यहाँ पर आपके 1000 से ये रहा 600 ईसा पूर्व तक आप लोग यहाँ जाएंगे। बीसी मान होता है बिफोर क्राइस्ट वाला पीरियड है आपके, ईसा मसीह की जन्म से पहले घटना हो रही है, हम लोग यहाँ जाएंगे। यानी कि एक तो हो गया पूर्व वैदिक काल हो गया और एक हो गया आपका उत्तर वैदिक काल। इन दो कालों पर चर्चा करेंगे आप लोग। आज बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस वैदिक सभ्यता को हम लोग जो पढ़ रहे हैं, मैंने जैसा कि अभी बताया आपको, ये ग्रामीण सभ्यता को स्पष्ट करती है आपके, बहुत महत्वपूर्ण। अब बात करेंगे आखिर इस सभ्यता का जनक कौन है। तो यहां देखेंगे आप लोग, ये जो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि इस वैदिक सभ्यता, यहां पर बात करेंगे इस वैदिक सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता कह क्यों रहे हैं। इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस सभ्यता की जानकारी के मूल स्रोत है, जो मूल सोर्सेस है वो आपका वेद है। कौन है वो वेद है। आपको इन वेदों से इसकी जानकारी मिलती है। प्रारंभिक जानकारी हमें वेद ही स्पष्ट कराते हैं, और वेदों के जो अंग हैं
यानी हम कहते हैं वेदों में ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उसके बाद आरण्यक ग्रंथ हैं, उसके बाद उपनिषद ग्रंथ हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में अभी आपके। तो इस वैदिक सभ्यता के जनक हैं जो यहां बात करेंगे आप लोग, इस सभ्यता का आखिर जनक कौन है? जनक मान होता है फादर कौन है, तो इसके सभ्यता के जनक हैं वो आर्य हैं। अब यही प्रश्न उठता है कि आर्य का मतलब क्या होता है? आखिर भारत में कौन रहता था और भारत में किससे संघर्ष हुआ? क्योंकि ऐसा माना जाता है आर्य बाहर से आए, आर्य भारत के नहीं थे। तो यहाँ कौन रहता था? यहाँ के लोग जो थे कौन थे? अनार्य थे? क्या वो दस्यु थे? तो लोग कहते हैं शायद वो अनार्य थे। अभी हम चर्चा करेंगे इस विषय पर। पहली बात तो यही है कि आर्य का मतलब क्या होता है, तो आपको ये बहुत समझना जरूरी है कि आर्य का मतलब क्या होता है। यहां बात करेंगे आर्य का जो इस वर्ड का जो शाब्दिक अर्थ है, यहां बात करेंगे आर्य का जो शाब्दिक अर्थ है, जो आपके काम की बात है यहाँ पर। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है वर्बल मीनिंग। इसका अर्थ होता है जो आपके एग्जाम पूछा गया कई बार, यूपी पुलिस के एसआई वाले एग्जाम में, सब इंस्पेक्टर वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, यहां लिख दिया मैंने आपके, या कुलीन। इसका शाब्दिक जो वर्बल मीनिंग है वो श्रेष्ठ या कुलीन होता है। इसी को हम लोग संभ्रांत भी कहते हैं, यानी आर्य थे इसका अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अब प्रश्न ये है कि आर्यों की जानकारी का मूल स्रोत क्या है? तो आर्यों की जानकारी स्रोत में बताया जैसे अभी आपको, आर्यों की जानकारी मूल स्रोत आपका वेद है। वेदों से हमें प्रारंभिक आर्यों के विषय में जानकारी मिलती है। आप लोग यहाँ देखेंगे एक बात बहुत महत्वपूर्ण, जो आपके बहुत काम की बात है, कि जो हमारे आर्य आए हैं यहाँ पर, तो आर्य जब हमारे आए तो उस क्रम में आर्यों के यहाँ पर आप देखेंगे बात को, कि जो आर्यों का जो आगमन क्रम रहा हमारे यहाँ पर, तो उस आगमन क्रम में आर्यों ने, एक पिक के माध्यम से बताऊंगा मैं आपको, आर्यों का जो हमारे यहाँ आगमन हुआ है आपके इस क्रम में, तो उन आर्य जब हमारे यहाँ पहुंचे तो उन आर्यों ने, इनके बारे में कहा जाता है आर्य कहां से आए। तो इस संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों ने अपना अपना विचार दिया है कि आर्य कहां से दौड़े, आर्य कहां से आए। ये जो आर्यों का जो आगमन वाला फेज है, ये आगमन वाला, इस संदर्भ में बड़े मतभेद मिलते हैं यहाँ से आगमन वाले में। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि आर्य आए, क्या वो मध्य एशिया से आए, क्या वो उत्तरी ध्रुव से आए, क्या वो आपके रूस से आए या हंगरी से आए। तो आप यहाँ बताएंगे जो आर्यों का आगमन क्रम है, ये वाला पार्ट बता रहा हूं मैं आपके यहाँ से। इस क्रम में आप बताएंगे कि आर्यों के संदर्भ में जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण विद्वान है, उनका नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि ये विद्वान है महर्षि दयानंद, ये नाम है उनका, महर्षि दयानंद सरस्वती। ये बहुत भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन में आपकी बड़ी भूमिका रही है और आप आर्य समाज के संस्थापक भी रहे हैं। आपने कहा आर्य जो आए हमारे यहाँ वो तिब्बत से आए, इनका जो कथन है आपके, ये आपके एग्जाम पूछ सकता है कि आर्य कहां से आए, तिब्बत से, ये आपके दयानंद जी ने कहा है। और इस क्रम में ऐसे ही हमारे एक अन्य विद्वान है आपके, और राष्ट्रीय आंदोलन बहुत बड़ा योगदान रहा उनका, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का, ये हमारे अधिकांश जो विद्यार्थी गण हैं वो जानते होंगे आपके। और इन्होंने बताया जो आर्य आए हैं वो कहां से आए आपके, वो आर्य उत्तरी ध्रुव से आए। आपने कहा उत्तरी ध्रुव से आए आर्य आपके, यानी नॉर्थ पोल वाले पार्ट से आए यहां से। इस क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण विद्वान जो आपके एग्जाम में टकरा सकते हैं वो है मैक्स मूलर। ये हमारे भारत के भले ही नहीं है, लेकिन वैचारिक स्तर पर आपकी जो विचारधारा है वो उसको सबने मान्यता दी आपके। और आपका संबंध जर्मनी से, कहां से? जर्मनी से। इन्होंने बताया कि आर्य कहां से आए आपके, तो इन्होंने बताया आर्य आए मिडिल एशिया से। इन्होंने कहा आर्य मध्य एशिया से आए, यहां से मध्य एशिया से। ये आपके एग्जाम में आने वाली बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आर्यों के आगमन के संदर्भ में आप देखेंगे आर्य मध्य एशिया यानी कि मिडिल एशिया से, ये वाला पार्ट आपके यहां से आप लोग याद कर लेंगे इसको, यहां से। ये इनके बारे में कहा जाता है आपके, एक बात बहुत महत्वपूर्ण, वो ये कहा जाता है अगर आए एग्जाम में आर्य तिब्बत से आए, ये कथन किसका है? तो आप बताएंगे कथन आपके दयानंद सरस्वती का है, जो आपके एग्जाम के लिए यहां से ये बताएं तिब्बत से आए। अगर बताए आर्य उत्तरी ध्रुव से आए या नॉर्थ पोल से आए, ये पेपर में कई बार ऐसे लिखा हुआ भी आता है नॉर्थ यहां से पोल, ऐसे भी कई बार लिखा हुआ आता है, आप एग्जाम में देख लेना, ये भी आपके मिल सकता है। ये कहा है आपके तिलक जी ने कहा है। और आर्य मध्य एशिया से आए, किसने कहा है आपके? ये मैक्स मूलर ने कहा। ये कथन आपके मैक्स मूलर का, यहां से इसको देख लेंगे आपको, इसे मिडिल एशिया भी हम लोग कहते हैं। तो आर्य भारत में आए, जैसा कि आपको ऊपर दिखा रहा हूं, तो आर्यों को जीवन का आधार है। आर्य भले ही यहाँ मध्य एशिया से आए, यहाँ पर चलते क्रम में आपके बढ़ रहे धीरे धीरे आपके। तो एक जो बड़ी बात है यहाँ पर जो मैंने बताया, पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो पहले काल में जो आर्य आए उनका जो आधार क्या है, आधार में मतलब कैसे जीविका उपार्जन करें, कैसे उनका जीवन बढ़ेगा आगे। तो इस क्रम में आप देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण, आर्य जब भारत पहुंचे यहाँ पर, तो आर्यों को या भारत में पहले से रह रहे यहाँ अनार्यों से या अनार्यों से,
अनार, इन्हें हम लोग कई बार दस्यु भी कहते हैं, दस्यु। इनसे इन्हें संघर्ष करना पड़ा। आखिर कोई कहीं भी एक अलग संस्कृति के लोग आएंगे तो उनका संघर्ष होना लाजमी है। यहां पर इनका संघर्ष हुआ यहां पर, तो वही संघर्ष से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। चूंकि ये एग्जाम वाली क्लास है, ये एसएससी जीडी वाली क्लास है, हम एक अन्य क्लास में विस्तार से आगे और चर्चा करेंगे इतिहास के पन्नों पर। चूंकि हम अभी एग्जाम ओरिएंटेड बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उतनी बात करेंगे जो हमारे एग्जाम में यहाँ जीडी में आने वाली है। ये कोई आईएएस की क्लास नहीं चल रही है, सीजीएल की क्लास नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी इन लोगों को इससे मदद मिलेगी, क्योंकि इसका बेस यही है, आधार यही है। इस तरह की हम विस्तृत क्लास आपके विस्तार से ऑफलाइन क्लास में आपके करियर प्लस में लगातार रेगुलर बैच चल रहे हैं आपके, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक निरंतर 4-4 घंटे पर बड़े विस्तार से क्लास चल रही है हमारी ऑफलाइन में। पिछले 15 वर्ष से एक बड़े पैमाने पर हमने इतना विश्लेषणात्मक तौर पर इतना सटीक विश्लेषण किया है इतिहास के पन्नों का, संविधान का, ज्योग्राफी का, आपका इकोनॉमी का, करंट अफेयर का, ये सारे पहलुओं को हमने विस्तार से बताया है। आप लोग ऑफलाइन क्लास में भी जुड़ करके इसका अच्छे से आप अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल चूंकि एग्जाम वाली क्लास है, एसएससी जीडी वाली क्लास है, इसलिए यहां जो बात करेंगे वो टू द पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। तो वो संघर्ष जो हो रहा है आर्यों और अनार्यों, तो हमारा संघर्ष यहां होगा, क्योंकि जब कोई एक संस्कृति का व्यक्ति बाहर से आएगा तो उनमें संघर्ष होना लाजमी है। तो ये संघर्ष यदि यहाँ हुआ हमारे यहाँ पर, तो आखिर वो संघर्ष जो हो रहा है यहाँ पर, उस संघर्ष में क्या होगा। तो उसमें संघर्ष में आप देखेंगे यहाँ पे इतिहास प्रसिद्ध एक युद्ध है, उस युद्ध को हम बिना बताए यहाँ रह नहीं सकते हैं। और वो कौन सा है, वो दासराग युद्ध है। कौन सा युद्ध है वो दासराग युद्ध है। इसको आप लोग याद करेंगे और सब मेरे कहने से इसको नोट डाउन भी कर लेंगे। मैं बताऊंगा आपको यहाँ से दासराग युद्ध में बड़े बड़े लिख के बताया मैंने आपको। दासराग युद्ध होता है 10 राजा एक तरफ है और एक और जो दूसरा समुदाय है वो आपके किसका है, वो आर्यों का नेतृत्व कर रहा है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहां से कि इस जो युद्ध जो हो रहा है आपके, इस युद्ध में जो दासराग युद्ध है, पहला क्वेश्चन आएगा दासराग युद्ध का वर्णन कहां मिलता है। तो आप जानते होंगे, मैं आगे बताऊंगा आपको, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो इस युद्ध का वर्णन कहां हुआ है, 7वें मंडल में हुआ है। कहां पे हुआ है, ये पहला क्वेश्चन बनेगा। 7वें मंडल में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। तो आप लोग घबराएंगे नहीं, 7वें मंडल में क्या का वर्णन मिलता है, यहाँ पे इस दासराग युद्ध का वर्णन मिलता है। दूसरा प्रश्न है कि आखिर ये युद्ध जो हुआ वो किस नदी पर लड़ाया जा रहा है, किस नदी पर ये युद्ध लड़ाया जा रहा है। एक क्वेश्चन आपके यहां से बनेगा, आखिर ये युद्ध लड़ा गया तो कौन सी नदी पर लड़ा गया। तो आप बताएंगे, यहीं से बताएंगे आपके कि ये युद्ध लड़ा गया परशुनी पर। किस लड़ा गया है, ये परशुनी नदी पर लड़ा गया। ये परशुनी नदी, इस परशुनी नदी को आज हम लोग क्या कहते हैं, रावी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे रावी नदी भी कहते हैं। ये परशुनी वैदिक कालीन नेम है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में एक एग्जाम क्वेश्चन आएगा कि अगर ये दासराग युद्ध लड़ाया जा रहा है आपके, तो इस दासराग युद्ध में किस किस की भागीदारी हो रही है। तो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बात में जो बहुत काम की बात है वो यही है, यहां कर लेंगे आप लोग बात। आपके इस युद्ध में एक और यहां पर ये भरत वंश के राजा हैं, ये वाले, उनका नाम है आपके यहां पर सुदास। क्या नाम है, सुदास नाम है, जो आपके काम की बात है यहां पर। और दूसरी ओर जो युद्ध हो रहा है वर्सेस, किससे युद्ध हो रहा है, तो यहां पर 10 जो जन हैं, 10 जन, इन 10 जन का जो प्रमुख है, मुखिया है, वो मुखिया और कोई नहीं बल्कि कौन है, वो दिवोदास है। कौन है वो दिवोदास है। दिवोदास नाम का एक राजा था, वो शक्तिशाली, ये इनका नेतृत्व कर रहा था। तो ये भरतवंश का राजा, भरतकुल का राजा कौन है, सुदास है। और ये कौन है, आपके 10 जनों का प्रमुख है। दासराग माने 10 जनों का एक संघ होता था, 10 जन का एक संघ था। ये संघ माने होता यूनियन थी, और इस यूनियन का जो मुखिया था वो कौन था, वो दिवोदास था। इस युद्ध की एक और बड़ी विशेषता रही आपके, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो भरत हैं, इनके जो पुरोहित हैं, वो पुरोहित कौन है, वशिष्ठ हैं। कौन है, इनके पुरोहित वशिष्ठ हैं। मैं आपसे आगे चर्चा भी जारी रखूंगा। और इनके जो पुरोहित हैं वो आपके विश्वामित्र हैं। तो आपके एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आता है। और मैं आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछने वाला हूं यहां से। हमारे इतिहास के पन्नों में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। उस गायत्री मंत्र की रचना कौन से विद्वान ने की है, बड़ा तेजी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि गायत्री मंत्र की रचना किस विद्वान द्वारा की गई है, किस ऋषि द्वारा की गई है। बहुत तेजी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और आगे इसका उत्तर मैं आपको भी इसी वीडियो में दूंगा। तब तक लगातार वीडियो बने रहेंगे। मैं फिर कहूंगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि लाइक तो बनता है यहाँ पर। अगर लाइक नहीं कर रहे हैं आप, तो समझ लेना आप बहुत महत्वपूर्ण बात से वंचित रह जा रहे हैं, क्योंकि ये वही जानकारी है जो आपको शिखर पर पहुंचाएगी, सफलता के बिंदु पहुंचाएगी। और मैं बताऊंगा आपको वैदिक काल से कौन कौन से स्थान से क्वेश्चन आता है, वो कौन कौन से पार्ट रहेंगे जहां से आपके एग्जाम में प्रश्नों का बनना तय है। अब ये क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि अगर ये दासराग युद्ध हुआ, यहां दिखाई दे रहा है, तो इसमें किसने भाग लिया, एक और भरत वंश के राजा हैं आपके, इनका नाम क्या है, सुदास नाम है आपके। और दूसरी ओर जो 10 संघ है, उनके कौन से राजा हैं, ये दिवोदास हैं आपके, 2 बताया मैंने आपको।
और इधर पुरोहित कौन है? वशिष्ठ ऋषि हैं भरतकुल की ओर से। इस युद्ध में जो फतेहनामा है, जो विजयनामा है, वो विजयनामा किसके नाम पे गया है? वो विजय मिली है आपके भरतकुल के राजा सुदास को। यहाँ पर जो भरतकुल के राजा हैं यानी कि जो सुदास हैं, इनको विजय मिली है, यानी कि जो विजय श्री लगी है आपके, वो सुदास को यहाँ पर विजय मिली है। आपके काम की बात है, इसको नोट डाउन कर लेंगे, आखिर कोई ना कोई तो परिणाम रहा होगा इसका। तो इनको विजय मिली किसको? सुदास को। अब इसका वर्णन कहाँ मिलता है? मैंने बताया 7वें मंडल में मिलता है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि आर्य जब भारत आए तो आर्यों ने हमारे यहाँ पर जो प्रारंभिक तौर पर जो आर्यों का जो मूल आधार था वो क्या था आपके? तो आर्यों ने भारत पहुंचे तो आर्यों ने कहीं ना कहीं अपना जो स्थान है, उन्होंने जो स्थान चुना है, कहां पे वो रहे हमारे यहाँ आके, तो आर्यों ने जो स्थान चुना अपने लिए, ये काम की बात, आर्य आखिर कहां पर है, कौन से स्थान पर आके बसे? तो आप बताएंगे आर्यों ने अपना स्थान बनाया सप्त सैंधव प्रदेश को। सप्त सैंधव ये नाम है उसका। सप्त सैंधव प्रदेश को उन्होंने अपना यहां पर स्थान बनाया। क्या बनाया इनको? निवास स्थान, यानी कि जो भारत में बसे वो आपके यहां पर उनका मूल निवास स्थान यही था। इसका मतलब होता है 7 नदियों के क्षेत्र को सप्त सैंधव कहते हैं। आखिर वो 7 नदियां कौन सी हैं जिनको यहां पर सप्त सैंधव के नाम से जाना जाता है आपके? तो वो 7 नदियां और कोई नहीं बल्कि, यहां देखिए आप लोग, एक नदी का नाम है झेलम, मैं आगे चर्चा रखूंगा इस पर जारी। एक का नाम है चिनाब, बहुत महत्वपूर्ण नदी है आपके यहां से, चिनाब। एक रावी है यहाँ पर, एक सतलज है, ये नदी आपके, इनके वैदिक कालीन नाम भी बताए जाएंगे आपको। एक व्यास नदी नाम है, और इस क्रम में आपके 2 नदियां और हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके। एक नदी का नाम है सिंधु, सिंधु नदी नाम है आपके यहाँ पर, और एक नदी कौन सी? सरस्वती। ये 7 नदियां हैं, तो आप लोग इनको याद कर लेंगे यहां से, यानी झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, सिंधु और सरस्वती। उन 7 नदियों के क्षेत्र को ये रहा, ये क्या कहते हैं इसको? इसको सप्त सैंधव कहा जाता है। जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, यानी आर्य भारत में आए तो आर्यों ने किस क्षेत्र को अपना मूल निवास स्थान बनाया, यानी कि सप्त सैंधव प्रदेश को। ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आर्यों का जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य है, मैं बताया, उन आर्यों ने जब ज्यादा शक्ति अर्जित कर ली प्रारंभिक दिनों के, यानी कि उत्तर वैदिक काल में, तो वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। यहां बताऊंगा मैं आपको, एक घोड़ा दिखाई दे रहा है सामने पिक पर आपके, यानी कि इस घोड़े का दिखाने का मेरा उद्देश्य जो ये है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने शक्ति का प्रदर्शन किया बाद वाले वर्षों में, जो मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा। और जो यहाँ पे मैंने अभी ये आपको दिखाई दे रहा है, इन्होंने महायज्ञ अनुष्ठान किए आर्यों ने आपके। वो महायज्ञ या अनुष्ठान इसलिए महत्वपूर्ण थे आपके क्योंकि कहीं ना कहीं वो अनुष्ठान है जो आपके, वो यहाँ शो करते थे आपके चीज को यहाँ से, कि ये जो महायज्ञ आपका यहाँ से, यानी कि जो आपको दिखाई दे रहा है ब्रह्म यज्ञ है, वो प्राचीन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए करते थे। देव यज्ञ होता था, वो देवताओं की पूजा अर्चना के लिए होता था। और उसके बाद में जो आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पर पितृ यज्ञ, ये वाला, ये पितरों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए। और जो नृपस्य है ये अतिथि संस्कार के लिए होता था। और जो भूत यज्ञ है वो समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता दर्शाता था। इसमें से जो नृपस्य है ये वाला आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, यानी कि जो अतिथि होते थे उनके लिए होता था। यहाँ से इन पर हम चर्चा जारी रखेंगे और हमारी चर्चा बनी रहेगी। मैं फिर कहूंगा इस वीडियो को सब लोग लिखते रहेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। और अब हम बात करेंगे उस पहलू पर कि हमें आर्यों के विषय में जो जानकारी का स्रोत है मूल, वो क्या है। तो हम बात करेंगे वो आर्यों का स्रोत हमें क्या है, यहाँ से वो ऋग्वेद है, यहाँ से, यानी कि ऋग्वेद है वो जानकारी का मूल स्रोत है यहाँ से। तो ऋग्वेद में आखिर ऐसा क्या है आपके, तो आप बताओगे। ऋग्वेद में यहाँ ये 10 मंडल हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, और 1028 सूक्त हैं जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ से 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं। यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में अभी वर्ण व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था का प्रचलन नहीं हुआ है, लेकिन जो बड़े काम की बात है आपके एग्जाम आता है, ऋग्वेद का 10वां मंडल है। कौन सा मंडल है? यहाँ पर ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, उस 10वें मंडल को हमारे यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? उस 10वें मंडल का नाम है आपके, जो बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, पुरुष सूक्त। क्या नाम है? पुरुष सूक्त नाम है, ये रहा पुरुष सूक्त नाम है उसका। इस पुरुष सूक्त में पहली बार एक 4 वर्णों के संदर्भ में बताया गया कि वो 4 वर्ण और कोई नहीं बल्कि वो 4 वर्ण आपके यहाँ पर ब्राह्मण, यहाँ ब्राह्मण, ये 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय ये आ गया आपके यहाँ से, वैश्य ये आपके यहाँ पर आ गया, और फाइनली यहाँ पर शूद्र ये आपको दिखाई दे रहा है आपके, जो तीनों वर्गों की सेवा किया करता था शूद्र वर्ग आपके। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ऋग्वेद का 10वां जो मंडल है ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, इसके पुरुष सूक्त में
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी कि एक विराट पुरुष के मुंह से, यानी ऊपरी हिस्से से उत्पत्ति हो रही है, ब्राह्मण की हो रही है, और जांघों से उत्पत्ति हो रही है, वो शूद्र वर्ग की उत्पत्ति हो रही है आपके। लेकिन मैं फिर कहूंगा ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था यानी कि जाति व्यवस्था का प्रचलन नहीं हुआ है, यहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं है। ऋग्वैदिक काल में जो आर्य हैं उनका जो मूल जो आधार है, जो आपको बहुत बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखेंगे, उनका जो पशुपालन, ये रहा पशुपालन इनका मूल व्यवसाय है, ये रहा। ये करेंगे आपके आखिर आर्यों का ऋग्वैदिक काल में मूल व्यवसाय क्या था बताएं, पशुपालन है। और जो दूसरा आधार है वो क्या है, वो कृषि है। ये कृषि इनका क्या है, ये गौड़ आधार था। गौड़ माने होता है आपके, ये सेकेंडरी है, यानी कि इनका जो मूल जो इनकी आजीविका का आधार है वो क्या, पशुपालन है, ये वाला। और दूसरा क्या है, ये कृषि है, ये सेकंड नंबर पे आएगा। तो प्राइमरी प्रायोरिटी किसको दी है इन्होंने, पशुपालन को। और जो इसका दूसरा स्थान है किसका, कृषि का है, यानी गौड़ आधार है। आप बताएंगे ऋग्वैदिक आर्यों ने सबसे पहले पशुपालन पर जोर दिया। मैंने पीछे बताया है कि जो आर्य है वो कहीं ना कहीं ये ग्रामीण संस्कृति है, ये नगरीय संस्कृति नहीं है, ये कैसी संस्कृति है, ग्रामीण संस्कृति है। और ग्रामीण संस्कृति का आधार क्या होता है, पशुपालन होता है। अब पशुपालन के बिना ग्रामीण संस्कृति चल नहीं सकती है। और कृषि है वो गौण आधार है, यानी कि सेकेंडरी है। इसको आप रट कर जाएंगे यहां से, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस क्रम में जो हमारे यहाँ पर जो ऋग्वैदिक काल है जो आपके, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो वेद हैं, आखिर जो 4 वेद हैं, हम चर्चा करने वाले थोड़ी देर में अभी आपके चारों वेदों पर। चूंकि जो आपका अथर्ववेद है या सामवेद है या यजुर्वेद है वो बाद में लिखे गए आपके, तीनों के तीनों कहीं ना कहीं आपके यहाँ, और वो उत्तर वैदिक काल की रचना है। और वो जो सारे चारों वेद हैं, मैं आपसे बात करूंगा आपके चारों वेदों पर। यहाँ पर ये चारों वेद हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, वो संस्कृत में। कौन सी भाषा में, वो संस्कृत में लिखे गए यहाँ पर, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी आपके। तो आप बताएंगे हमारे यहाँ पर जो वेद लिखे गए हैं आपके, वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे, जो यहाँ पर एक अभी मैं एक पिक के माध्यम से बताऊंगा आपको कि जो हमारे यहाँ जो ये वर्ण व्यवस्था भी है, मैं वर्ण व्यवस्था चर्चा भी कर रहा हूं आपसे। वर्ण व्यवस्था का जो प्रमाण है वो उत्तर वैदिक काल में मिला, क्योंकि मैं ऋग्वैदिक काल में चर्चा कर रहा हूं आपसे। ये आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ पुरुषार्थ हैं, ये सब उत्तर वैदिक काल की देन है। चूंकि मैं ऋग्वैदिक काल में चर्चा कर रहा हूँ, ऋग्वैदिक काल में ना तो आश्रम आए हैं, ना ही वर्ण व्यवस्था आई है, ना ही यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो वैवाहिक पद्धति है उसका प्रचलन है। ये सब व्यवस्था हमें कहाँ मिलेंगी, ये सब हमें मिलेंगी उत्तर वैदिक काल में। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर कि मैंने कहा जो उत्तर वैदिक काल है या पूर्व वैदिक काल है, पूर्व वैदिक माने ऋग्वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल में अभी मैंने शूद्र वर्ग के बारे में बताया, इसका उल्लेख सिर्फ पुरुष सूक्त में मिलता है, केवल पुरुष सूक्त में। और फिर एक बड़ी बात आपके लिए यहाँ पर ऋग्वैदिक काल का एक आपके बहुत जो महत्वपूर्ण पार्ट है आपके, इसको आप नोट डाउन करेंगे यहाँ से। ये तीसरा मंडल है, कौन सा मंडल है, तीसरा मंडल है। कौन सा मंडल है ये तीसरा मंडल है यहाँ पर, जो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी शो करता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में यहाँ प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, कौन सा मंत्र, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन आएगा आखिर ये मंत्र किसको समर्पित है, अर्थात ये मंत्र किसकी स्तुति में गाया गया, किसकी स्तुति में गाया, क्योंकि कोई ना कोई मंत्र किसी ना किसी स्तुति में जरूर होता है, वेरी वेरी मोस्ट है। तो आप बताएंगे ये मंत्र और किसी की स्तुति में नहीं बल्कि सवित्र की स्तुति में। किसकी में, सवित्र की। मेरे जितने प्रिय विद्यार्थी बैठे हैं यहाँ पर सारे मेरे प्रिय कहलाएंगे। सवित्र का आशय या सूर्य से, किससे है, सवित्र का आशय सूर्य से, यानी ये पूरा का पूरा मंत्र ये आपके सवित्र को समर्पित है। और इसका उल्लेख कहां हुआ है, इसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हुआ है। तो दोबारा पुनः बताऊंगा आपको, अगर दासराज युद्ध आएगा, दशराजा को युद्ध आएगा, तो उसका उल्लेख 7वें मंडल में हुआ है। गायत्री मंत्र आएगा तो इसका उल्लेख तीसरे मंडल में हुआ है। अब मैं बताऊंगा लोगों को आर्य बनाने के लिए, लोगों को सभ्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने इस गायत्री मंत्र की रचना की। मैंने अभी पूछा था आपसे, इस विश्वामित्र जो महानतम ऋषि हैं हमारे, विश्वामित्र ऋषि ने इस मंत्र की रचना की, गायत्री मंत्र की रचना की है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, ये शायद आपको जानकारी किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर जल्दी से नहीं मिलेगी। ये वही जानकारी जो आपको औरों से अलग कर देगी। यानी कि गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है, तो आप बताएंगे विश्वामित्र है। मैंने अभी आपको पूछा था थोड़ी देर पहले कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए गायत्री मंत्र को किसने लिखा है। तो गायत्री मंत्र को लिखा है विश्वामित्र ऋषि ने, इन्होंने लिखा है आपके। और आप जान लेना एक बात को, यह बहुत महत्वपूर्ण, कि विश्वामित्र है जो वो अनार्यों की ओर से लड़ रहे थे। इन्होंने अनार्यों को आर्य बनाने के लिए, लोगों को आर्य बनाने के लिए, लोगों को सभ्य मानव बनाने के लिए इस गायत्री मंत्र की रचना की। किसने, विश्वामित्र ने। यह आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है।
अब जो आपके लिए बहुत यहाँ काम की बात है वो ये है, आप थोड़ा यहां पर ध्यान देंगे मेरी तरफ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। ऋग्वैदिक काल में हमारे यहाँ पर जो सभा और समिति नाम की दो संस्थाएं, सभा और समिति नाम की दो संस्थाएं, ये वाली, और इसके अलावा दो संस्थाएं और होती थी आपके यहाँ पर, और इसके अलावा सभाएं समिति, एक संस्था थी विदत और एक संस्था थी यहाँ पर गण। ये चार संस्थाएं यहाँ हुआ करती थी आपके। ये चारों कई संस्थाएं आपके, ये चारों राजनीतिक संस्थाएं, ये आपके लिए काम की बात है। आखिर ऋग्वैदिक काल में कितनी राजनीतिक इकाइयां हैं? राजनीतिक इकाइयां हैं, ये क्वेश्चन आपके पूछ सकता है कि राजनीतिक इकाइयों की संख्या बताइए, ऋग्वैदिक काल में कितनी राजनीतिक इकाइयां रही हैं। तो आप देखेंगे एक का नाम है सभा, एक का नाम है समिति, एक का नाम है विदत और एक का नाम है गण। ये जो सभाएं हैं जो बड़ी आपको सामने दिखाई दे रही है, इसमें वृद्ध, ये वाला वृद्ध या कुलीन, ये कुलीन, वृद्ध या कुलीन वर्ग के लोगों की होती थी आपके, ये वाली कुलीन वर्ग के। और ये सभा के जो हेड होते थे उसको बोलते थे आपके, सभा के हेड को सभापति, यहां पकड़ लेंगे, सभापति होता था। ये कहीं ना कहीं राजा के ऊपर अंकुश लगाने के लिए कार्य करते थे आपके। यानी जो सभा होगी उसमें किसकी सभा होगी? वो वृद्ध या कुलीनों की। जो समिति है जो आपको दिखाई दे रहा है आपके, ये समिति को सामान्य नहीं, इसमें आम जन, इसमें आपके सामान्य जन कौन होते थे? ये सामान्य जन की संस्था थी, सामान्य जन की संस्था थी। और इसके अध्यक्ष को क्या कहते हैं आपके, यहां लिख लेंगे, इसके अध्यक्ष को ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं, आप ईशान कहते हैं इसके अध्यक्ष को। ये रहा। तो एज लाइक आप कह सकते हैं कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा स्पीकर कहते हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष को राज्यसभा का सभापति कहते हैं। तो ऐसे ही समिति का हेड कौन है? ईशान है, और सभा का हेड कौन है? सभापति है। इनको आप लोग यहां से मेरे कहने से सारे विद्यार्थी हमारे रट के जाएंगे। एक तो यहाँ सभापति और एक यहाँ पर ईशान है। इसके अलावा विदत है और गण है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं आपके। इनके बारे में अगले वीडियो में आपको विस्तार चर्चा करूंगा, क्योंकि ये जीडी वाली क्लास है, विस्तार में ज्यादा नहीं जाएंगे। फिर भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम यहां से बनेगा कि इन चारों संस्थाओं में से सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी मानी जाती है? तो आप बताएंगे ये जो संस्था है ये सबसे प्राचीनतम, ये रहा, सबसे प्राचीनतम ये राजनीतिक संस्था रही है। कौन सी आपके? इसका नाम है आपके विदत। इसको आप वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेंगे आपके। यानी ऋग्वैदिक काल में जिन चार संस्थाओं की हमें जानकारी मिलती है उनमें सबसे पुरानी कौन सी है? विदत है। ये सबसे प्राचीन संस्था है, इसको रट कर जाएंगे। उत्तर वैदिक काल में ये संस्था आपके समाप्त हो गई थी, इसका अस्तित्व नहीं था। उत्तर वैदिक काल में ये संस्था यहाँ पर नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैं आगे थोड़ा और बताऊंगा आपको एक बात। यहाँ पे गण संस्था है, ये भी खत्म हो गई उत्तर वैदिक काल में। यानी विदत और गण, इन दोनों का अस्तित्व उत्तर वैदिक काल में नहीं रहा, जबकि ये सारी संस्था कैसी है? ये आपके राजनीतिक संस्था है आपके, ये आपके इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप एक बात देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण आपके, जो और इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर थोड़ी सी वो आप यहां से साझा करेंगे आपके, कि जो ये जो ऋग्वैदिक काल है आपके, इस ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या है? महिलाओं की स्थिति बड़ी संतोषजनक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, महिलाओं की स्थिति कैसी है यहाँ पर? महिलाओं की, तो आप बताएंगे महिलाओं की स्थिति बड़ी ही सम्मानजनक है। जो मैं आपको बताऊंगा अभी आपको, महिलाओं को यहाँ बड़ा भारी सम्मान मिलता है। क्या मिलता है? महिलाओं को यहाँ बड़ा ही सम्मान मिलता है आपके। तो आप बताएंगे आखिर वो सम्मान क्या मिलता है? तो महिलाओं को इतना अधिक सम्मान था इस काल में आपके यहाँ से, जो आपके लिए बड़ी काम की बात है आपके, कि आखिर महिलाओं को कहां पर हमने सम्मान दिया आपके। तो आप देखेंगे, आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने एक पिक के माध्यम से समझाने प्रयास किया आपको, जो आपको एग्जाम में आएगी यहाँ से। ये रहा, वैदिक कालीन दिखाई दे रहा है शिक्षा पद्धति आपको। तो महिलाओं को, ये रहा आपको दिखाई दे रहा है, ये कोई सामान्य महिला नहीं है, ये एक बहुत बड़ी, ये जो दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर, ये गार्गी है। कौन है ये? ये गार्गी है, ये एक देवी स्वरूपा, ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है, गार्गी है ये। और जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कौन है? ये याज्ञवल्क ऋषि। कौन है ये याज्ञवल्क ऋषि हैं। यहाँ पर आप लोग इसको, मैंने इन पिक को इसलिए आपके लिए लिया है ताकि मैं एक सामान्य भाषा में सरल तरीके से आपको बता सकूं कि ये अगर गार्गी हैं और ये याज्ञवल्क है, दोनों के मध्य एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन दोनों के मध्य दिखाई दे रहा है आपको, ये संवाद कहां हुआ है? ये आपके एग्जाम में आएगा, दोनों के मध्य संवाद हुआ यहां पर। और ये संवाद कहां हुआ है? तो आप बताएंगे ये संवाद हुआ है आपके, ये रहा बृहदारण्यक, ये रहा बृहदारण्यक, ये रहा बृह, इसको नोट डाउन करेंगे, बृहदारण्यक, ये रहा उपनिषद ग्रंथ है, ये रहा उपनिषद ग्रंथ है आपके यहां से, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। यानी कि दोनों के मध्य संवाद हुआ है, इसका उल्लेख कहां मिलेगा हमें? इसका उल्लेख मिलेगा बृहदारण्यक उपनिषद में। इन दोनों के मध्य संवाद हुआ जिसमें गार्गी विजेता रही, ये विजेता है गार्गी,
और गार्गी ने याज्ञवल्क्य ऋषि को हरा दिया। इतिहास में ये पहली बार हो रहा था कि किसी महिला ने इन्हें हराया, किसको, याज्ञवल्क्य ऋषि को। यानी याज्ञवल्क्य ऋषि की पराजय हुई। यहाँ पर आप जानते होंगे याज्ञवल्क्य ऋषि ने जनक के दरबार में कहा, गार्गी या तो तुम चुप हो जाओ नहीं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। ये शायद इस बात का सूचक है क्योंकि ये समाज पितृ प्रधान था। आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता मातृ प्रधान सभ्यता है। वहां से मृण मूर्तियां जो मिली हैं, जितनी मूर्तियां सील मिली हैं, मोहर मिली हैं, उन पर कहीं ना कहीं महिलाओं का चित्रांकन हुआ है। यद्यपि सिंधु घाटी की सभ्यता को, लिपि को पढ़ा नहीं गया है, लेकिन फिर भी वो सभ्यता आपके मात्र सत्तात्मक मानी जाती है। अब आप यहाँ पे देखेंगे इस काल में जो महिलाएं हैं वो महिलाओं को समाज में सम्मान क्यों है, दिखाई दे रहा है आपको। महिलाएं शिक्षा देती भी हैं और महिलाओं को शिक्षा पाने का अधिकार भी है। तो आप देखेंगे इस काल की जो महिलाएं हैं वो कौन है, वो विश्वारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वारा है, अपाला है, ये सब महिलाएं हैं आपके। ये घोषा है, इन सब के नाम लिख लेंगे आपको। शिक्ता है यहाँ पर, ये वो महिलाएं, यहाँ पर ये वो महिलाएं जो बहुत ज्यादा विदुषी महिलाएं। कैसी महिलाएं ये विदुषी महिलाएं है। विदुषी, विदुषी का मतलब होता है, ज्यादातर बच्चे जानते हैं हमारे आपके, विदुषी का मतलब ही होता है आपके कि वो विद्वान महिलाएं। विदुषी का मतलब होता है विद्वान होना। विदुषी महिलाएं आपके, ये विद्वान महिलाएं सारी, विश्वारा है, अपाला है, घोषा है, शिक्ता है, और एक महिला जो विश्वारा है आपके, और गार्गी मैंने बताई दी आपको। ये सब इंपॉर्टेंट महिला आपके। इन्होंने न सिर्फ शिक्षा की ओर ध्यान दिया बल्कि इन्होंने शिक्षा भी लोगों को प्रदान की। इन्हें सभा और समिति में आने का अधिकार था। यानी ऋग्वैदिक काल में कह सकते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था का प्रचलन नहीं हुआ है, लेकिन ऋग्वेद के अंतिम मंडल में, यानी कि मैंने मंडल का नाम बताया आपको, पुरुष सूक्त बताया है, और वो 10वां मंडल है आपके, वहीं पर पहली बार वर्ण व्यवस्था के बारे में हमें शूद्रों का उल्लेख मिलता है। उससे पहले कहीं नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था के हमें प्रमाण मिलते हैं, उस पर हम थोड़ी बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ से इस क्रम में आप एक जानकारी देखिए, यहाँ पर जो ये काल है आपका ऋग्वैदिक काल में जानकारी हमें मिल रही है यहाँ पर। तो आखिर इस काल में महिलाओं को सभा और समिति में भाग लेने का अधिकार है। और हमारे यहाँ पर जो इकाइयां, प्रशासनिक इकाइयां, राजा जैसी इकाई बन रही है। तो यहाँ राजा को, ये राजा को एक क्वेश्चन है, कर, क्या कर लेने का अधिकार, टैक्स लेने का अधिकार था यहाँ पर। तो जो राजा है, समाज है, वो कैसा है यहाँ पर, ये कर लेना। कर का मतलब हमारे यहाँ पर टैक्स से, कर का मतलब हमारे यहाँ पर टैक्स से है। तो पहली बात तो यह कि राजा होता है वो राजा एक अभी कबीले के प्रमुख के तौर पर, क्या है, अभी कबीले के प्रमुख के तौर पर है। अभी कोई नियमित कर व्यवस्था नहीं आई है, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर कोई नियमित कर व्यवस्था नहीं आई है। नियमित टैक्स सिस्टम है जो आपके कर, यानी कि जो टैक्सेशन सिस्टम है वो नहीं आया। कर व्यवस्था अभी नहीं आई है, यहाँ पर कर व्यवस्था नहीं है। तो आखिर जो राजा है वो अपने खर्चे कैसे चलाता है, तो आप बताएंगे जो कर है वो एक स्वैच्छिक कर था। कैसा कर है, वो स्वैच्छिक कर था, यानी कि ऋग्वैदिक काल में ये स्वैच्छिक कर है। स्वैच्छिक कर का मतलब होता है यहाँ पर, उस कर का नाम भी है और नाम है उसका बलि, यानी कि राजा को बलि देनी पड़ती थी। बलि माने होता है स्वेच्छा से, यानी अपनी इच्छा से दिया जाने वाला उपहार। इच्छा से दिया जाने वाला उपहार है, गिफ्ट है, जो भी आप दे देंगे तो मान लिया जाएगा कि वो आपका कोई ना कोई टैक्स ही है, पर टैक्स नहीं है, कर नहीं है, बल्कि स्वैच्छिक, स्वैच्छिक माने अपनी इच्छा से दिया गया उपहार है। इस क्रम में आप देखेंगे महत्वपूर्ण जानकारी, जो आपका उत्तर वैदिक काल है। आखिर उस उत्तर वैदिक काल में जो हमारे यहाँ कई सारे ग्रंथों की रचना हुई है, मैं यहाँ आऊंगा, जो आपको दिखाई दे रहा है आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, वर्णों में इनका क्रियाकलाप क्या रहे हैं आपके। तो इस क्रम में मैं चर्चा करूं आपसे। सबसे पहले तो मैं आपको जो मूल जानकारी वो दूंगा कि जो उत्तर वैदिक काल है, यहाँ पर उत्तर वैदिक काल है, इस उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ है ऐसा, आर्यों ने अपना विस्तार अब, यानी सप्त सैंधव के आगे, यानी 7 नदियों का क्षेत्र, सप्त सैंधव, ये रहा सप्त सैंधव माने 7 नदियों का क्षेत्र है, उससे आगे गंगा, ये रहा यमुना, ये रहा के दोआब तक फैला लिया। दोआब तक, दोआब माने 2 नदियों का बीच का क्षेत्र, यानी कि जो आर्य अभी तक केवल कहां तक सिमटे हुए थे, केवल सप्त सैंधव प्रदेश तक थे, अब वही आर्य आपके गंगा यमुना के दोआब तक पहुंच चुके हैं, यानी पूर्व की ओर उन्होंने विस्तार किया अपना, पूर्व की ओर फैल चुके हैं। और ये वही काल है, यहां देखेंगे आप लोग जो है कि इस काल में आर्यों ने जो बहुत महत्वपूर्ण जो पहल की है, इस काल की जो जानकारी मिलती है वो जानकारी हमें यहां से मिलती है। एक हमारे पास वेद है, कौन सा, यजुर्वेद, में अभी दिखाऊंगा आपको, एक पिक के माध्यम से आगे मिलेगा अभी आपको। यजुर्वेद है आपके यहाँ से, इसके अलावा एक साम वेद है जो बहुत महत्वपूर्ण वेद है, इसके अलावा जो अथर्ववेद है, इसके ये जो अंतिम वेद हमारा अथर्ववेद है, ये वाला, ये सबसे अंत में लिखा गया है।
और इसके अलावा जो अन्य हमारे यहाँ रचना हुई है वो है हमारे पास ये रहा ब्राह्मण ग्रंथों, किसकी? ब्राह्मण ग्रंथों की। ये आपके काम की बात है यहाँ पर, ब्राह्मण ग्रंथों की। इसके बाद जो ग्रंथ लिखे गए वो आरण्य ग्रंथ हैं। कौन से हैं वो आरण्य ग्रंथ है। और इसके बाद कौन से ग्रंथ हैं वो उपनिषद ग्रंथ हैं। यहाँ से उपनिषद ग्रंथ हैं, यहाँ से उपनिषद ग्रंथ हैं आपके ये वाले। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ से। इससे पहले कौन से? इससे पहले केवल वेद है। इससे पहले क्या है? केवल वेद हैं जो लिखे गए आपको यहाँ से। इससे पहले केवल ये वेद हैं जो यहाँ लिखे गए यहाँ पे। तो आप बता देंगे यहाँ पर कि सबसे पहले वेद लिखे गए, ये रहे सबसे पहले वेद आए, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आए, उसके बाद आरण्य ग्रंथ आए, उसके बाद उपनिषद ग्रंथ आए। तो वेदों का अंतिम भाग कौन है? उपनिषद ग्रंथ है। यानी कि वेदों की जो अंतिम रचना है कौन है? वो उपनिषद ग्रंथ है। तो हम बताएंगे यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में जो अब बुराई पैदा हो रही है वो ये हो रही है आपके यहाँ से कि पहली बार जो हमारा समाज है दिखाई दे रहा है ये 4 वर्णों के तौर पर, यानी कि जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर ये 4 वर्ण हमारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। ये रहे एक वर्ग है हमारे पास, कौन सा? ये ब्राह्मण है हमारा, ये ब्राह्मण है, ये आपका क्षत्रिय है, ये हमारा वैश्य और ये हमारा शूद्र है जो केवल सेवा चाकरी करता है। इस काम में तीनों वर्गों की सेवा करना। एक क्वेश्चन आएगा, हाथ जो खड़ा भी हुआ है और ये शो कर रहा है इस बात को कि मुझे आपकी सेवा करनी तीनों वर्गों की। ये ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन कराएगा, यज्ञ याजन कराएगा, वेदों का अध्ययन कराएगा, क्षत्रिय वर्ग के लोग आपके लोगों की रक्षा करेंगे और व्यापारी वर्ग के लोग वैश्य यानी कि जो वणिक वर्ग के लोग हैं वो व्यापार करेंगे और ये तीनों की सेवा करेगा जो कौन है? शूद्र वर्ग है। तो इन चारों वर्णों का स्पष्ट उल्लेख कहां मिलता है? हमें उत्तर वैदिक काल में मिलता है। अब जो बड़ी बात यहाँ पर क्या है? बड़ी बात यह है कि आर्यों का जैसे जैसे फैलाव हुआ उस फैलाव के क्रम में आर्यों ने यहाँ पर ये जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें यहां से बताएंगे आपको। यहीं पर हमें पहली बार वर्ण का स्पष्ट उल्लेख मिलेगा, यहीं पर हमें आश्रमों का उल्लेख मिलेगा स्पष्ट तौर पर, यहीं पर हमें चारों पुरुषार्थ मिलेंगे, चारों पुरुषार्थ मिलेंगे यहीं पर आपके। और यहीं पर हमें जो हमारे जो वेदांग हैं उन वेदांगों का स्पष्ट उल्लेख मिलेगा यहाँ पर। ये सारे कहीं ना कहीं हमारे उत्तर वैदिक काल से संबंधित ग्रंथ हैं आपके। और यहां देखेंगे आप एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताऊंगा आपको। हमारे यहाँ 4 आश्रम है, 4 वर्णों के अलावा 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 आश्रम है। आप दिखाई दे रहे होंगे आपको यहाँ पर। ये 4 आश्रम माने ये एक आश्रम कौन सा? हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम है 25 वर्ष तक, दूसरा आपका गृहस्थ आश्रम है अगले 25 वर्ष तक, उसका वानप्रस्थ आश्रम है यानी कि वनों की ओर प्रस्थान करना। यानी पहला जो हमारा जीवन काल है ब्रह्मचर्य का यानी जन्म से लेकर के 25 साल तक आप यहाँ वेदों का अध्ययन करेंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे। उसके बाद आपको अगले 25 वर्ष यानी कि 26 साल से आपको अगले 50 वर्ष तक आपको गृहस्थ जीवन जीना है, घर में रहना है, आपके परिवार में रहना है, खेती बाड़ी करनी है, घर का लालन पालन करना है। यहां से आप वनों की ओर मूव कर सकते हैं आपके यानी आफ्टर 50। और ये आपका यहाँ पर 75 के बाद यानी कि संन्यास आश्रम है जिसे हम आपके एक ईश्वर में यानी आप पूरी भक्ति में हो गए, ईश्वर में हो गए, इसको देखेंगे आप लोग। और यहाँ पर जैसे जैसे जो वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ बढ़ी है और कैसे उसमें आपके क्लिष्टता आ गई है आपके चारों वर्ण के लोगों में, यानी कि जो ब्राह्मण वर्ग के लोग दिखाई दे रहे हैं ये केवल वेदों का अध्ययन ही करेंगे, बस आपके पूजा पाठ कराएंगे, ये पिक में दिखाई दे रहा है आपको। क्षत्रिय वर्ग के लोग आपके ये नेतृत्व देंगे लोगों को आपके, और ये जो आपका वैश्य वर्ग के लोग हैं ये व्यापार वर्ग में संलग्न है यहाँ पर, और जो शूद्र वर्ग है ये सेवा चाकरी में बताया पिछले पिक के माध्यम से। तो आप यहाँ पर एक बात देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमें इस काल में जो विवाह 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। आप नोट कर लेंगे यहाँ पर, ये ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य, गांधर्व, असुर, पिशाच और राक्षस, ये हमारे यहाँ 8 प्रकार के विवाह हैं। इनमें से जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है आपके, जहां से आपके एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है वो क्वेश्चन और कोई नहीं बल्कि ये क्वेश्चन है। ब्रह्म विवाह होता है ये कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा एक योग्य वर की तलाश की जाती है यहाँ पर और उसका कन्या विवाह कर दिया जाता है। ज्यादातर ये ऋषि मुनियों में होने वाला विवाह था। जो देव विवाह था यज्ञ के अवसर पर जो पुरोहित होते थे, पुरोहित के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता है। और जो आर्ष विवाह है जो आपके एग्जाम में आने वाला अवश्यम भावी क्वेश्चन है ये वाला, ये आर्ष विवाह को यहाँ पर आप लोग इंपोर्टेंट कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि आर्ष विवाह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर आता है। इसे पिता द्वारा यज्ञ के लिए या 2 गाय यहाँ पर अपने बदले में कन्या के विवाह पर जो देनी होती है आपके, यानी कि वर पक्ष द्वारा 1 जोड़ी बैल या गाय देनी होती थी। किसको? वधु पक्ष को देनी होती थी आपके 1 जोड़ी बैल या 1 जोड़ी, तो 1 जोड़ी मतलब होता है 2 गाय से या 2 बैल से, ये देनी होती है आपके वधु पक्ष को, और ये इसे बोलते थे आर्ष विवाह। प्रजापत्य विवाह का मतलब होता है स्वयं कन्या के पिता द्वारा कन्यादान किया था, जो वर्तमान समय में हमारे प्रचलन में वर्तमान में हमारे यहाँ ये प्रजापत्य विवाह ही है। गांधर्व विवाह को आप लव मैरिज कह सकते हैं वर्तमान में,
जो एक दूसरे लोग लेकर भाग जाते हैं, जो कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ किया और अर्जुन ने सुभद्रा के साथ किया, इस विवाह को हम लोग कहते हैं लव मैरिज कह सकते हैं। असुर विवाह में आप जानते हैं कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में बेटी को बेच दिया जाता है। और पिशाच विवाह में आपके सोई हुई अथवा पागल कन्या के साथ जो आपके आप वर्तमान समय रेप कहते हैं आप जो है ऐसी घटना। और राक्षस विवाह ने बलपूर्वक, जो कि रावण ने सीता जी के साथ करने का प्रयास विवाह करने का प्रयास किया, रावण सीता जी से बलपूर्वक विवाह करना चाहता था, इसे हम लोग राक्षस विवाह के तौर पर जानते हैं यहाँ से। तो इनमें सबसे विभत्स रूप जो विवाह का है वो पैशाच विवाह है आपके, विभत्स वाला, यानी कि सोई हुई कन्या के साथ आपके रेप करना या उसे मूर्ख बनाना या उसे ब्लैकमेल करना। इस तरह के हमारे यहाँ 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन मिलता है। इस क्रम में आप देखेंगे महत्वपूर्ण जानकारी, षड दर्शन हमें इसी काल में मिलता है। पर षड दर्शनों में चर्चा करूं उससे पहले मैं आपको बताऊंगा जो 4 पुरुषार्थ है क्या है, जो 4 पुरुषार्थ हैं यहाँ, इनको आप याद कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है 4 पुरुषार्थ कौन कौन से। तो आप देखेंगे यहाँ पर वो पुरुषार्थ और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर एक पुरुषार्थ है धर्म, यहाँ पर अर्थ, ये आपका इंपॉर्टेंट है, काम और मोक्ष, काम और मोक्ष, ये कितने पुरुषार्थ हैं आपके, ये 4 पुरुषार्थ हैं, चारों महत्वपूर्ण हैं और चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आपके। यानी धर्म के साथ में अगर हम इकोनॉमी, अगर हम धर्म के हिसाब से व्यापार करते हैं और उसके हिसाब से अपना परिवार चलाते हैं तो अंत में हमें मोक्ष की प्राप्ति जरूर होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसके अलावा हमारे यहाँ 6 दर्शनों का उल्लेख मिलता है आपके यहाँ पर। ये 6 दर्शन और कोई नहीं बल्कि सबसे पहले सांख्य दर्शन है, सबसे प्राचीन दर्शन है, उसके प्रवर्तक कौन है, कपिल मुनि इसके प्रवर्तक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन रहे, तो आप कपिल मुनि बताएंगे। योग के कौन है, पतंजलि हैं। न्याय के गौतम है। पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा के वादरायण हैं। वैशेषिक के कणाद या उलूक है। ये कणाद ऋषि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो अणुवाद का सिद्धांत है वो इन्हीं से जुड़ा हुआ है। सांख्य दर्शन ये लिखा हुआ है, ये सबसे प्राचीन है। क्वेश्चन आएगा कि भारत का सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, सबसे प्राचीन, तो आप बताएंगे सांख्य दर्शन है जो सबसे प्राचीन है। इसमें प्रकृति और पुरुष का उल्लेख हुआ है आपके और इनके अनुसार मूल तत्व कितने हैं, 25 है। कितने तत्व हैं, मूल तत्व 25 हैं आपके अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन। ये किसका है, कपिल का है। सांख्य आएगा तो कपिल मारेंगे, योग आएगा तो पतंजलि मारेंगे, न्याय आएगा तो गौतम मारेंगे और पूर्व मीमांसा आएगा जैमिनी मारेंगे, उत्तर मीमांसा आएगा तो बादरायण मारेंगे और फाइनली वैशेषिक आएगा तो कणाद मारकर आएंगे। इसको आप देख कर जाएंगे यहाँ से, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। हमारे यहाँ पर 16 संस्कारों का, कितने संस्कारों का, 16 संस्कारों का उल्लेख भी इस काल में मिलता है आपके। इनमें आपको जो याद करना है, यहाँ से मैं लिखे, ये आपके एक पिक के माने 16 लिखे हैं, आपको 16 याद नहीं करने। आपको पहला याद करना है, जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में आता है तो उसे बोलते हैं गर्भाधान बोलते हैं। यहाँ से ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, जो बच्चे का नामकरण होता है, यहाँ पे नामकरण, ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नामकरण आपके 5वें नंबर पर होगा यहाँ पर, यानी कि जब माँ के गर्भ में आता है तो गर्भाधान, नामकरण होगा तो 5वें नंबर पर। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में यहाँ आएंगे हम लोग, ये हमारा यज्ञोपवीत संस्कार होता है। ये यज्ञोपवीत शिक्षा प्राप्त करना, इसे हम लोग उपनयन संस्कार भी कहते हैं। यहाँ कौन सा कहते हैं, उपनयन संस्कार भी कहते हैं, जो कि 11वें नंबर पर है। और फाइनली विवाह संस्कार जो होना ही चाहिए आपके, और अंत में अंत्येष्टि संस्कार 16वां आपके, यानी आपने 5 गर्भाधान किया, नामकरण किया, जो 5वें नंबर पर है। यज्ञोपवीत माने उपनयन संस्कार होता है जब बच्चा शिक्षा प्राप्त करता गुरु पास जाकर के आपके, और ये विवाह संस्कार है यहाँ पे आपके जो 15वें नंबर पर है। और जो अंत्येष्टि है आपके, यानी मरने पर जो आपकी अंतिम क्रियाक्रम होते वो आपके शामिल है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे कहीं ना कहीं ये वो संस्कार हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर में आएगा कितने प्रकार के संस्कारों का उल्लेख हुआ है, तो आप बताएंगे 16 संस्कारों का। इसी को षोडश क्या कहते हैं, षोडश संस्कार भी कहते हैं, षोडश भी कहते हैं इनको। तो संस्कृत में षोडश बोलते हैं। तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा कौन सी है, संस्कृत है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में आप देखेंगे जो आपके हमारे यहाँ कहीं ना कहीं जो आपके जो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है आपके, जो एग्जाम के लिए आपने यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको थोड़ा सा, जो हमारे एग्जाम में कुछ चीजें उत्तर वैदिक काल से, कुछ ऋग्वैदिक काल से आपके, और कुछ जो हमारे यहाँ जो शास्त्र हैं उनमें आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ वेद हैं, कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ये वेदों की संख्या कितनी है, 4 है यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। शास्त्र कितने हैं, 6, 4 वेद 6 शास्त्र, और पुराणों की संख्या कितनी है, 18 ही दिखाई दे रहा है। और नीतियां कितनी है, 60, और उपनिषद कितने, 108 यहाँ पर। ये सारे कहीं ना कहीं ये वैदिक शास्त्र ऊपर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद, 4 वेदों की रचना हुई है। सबसे अंत में अथर्ववेद की रचना हुई है। अब वेदों से जो क्वेश्चन एक पूछा जाता है एग्जाम में,
वो इतना पूछ सकता है, ज्यादा तो नहीं पूछेगा आपके, लेकिन फिर भी इतना पूछ सकता है। जो ऋग्वेद आपको दिखाई दे रहा है, इसके रचयिता जो रचनाकार है, ऋषि हैं, उनका नाम क्या है? होता, ये अलग होता या होत्र, यानी कि ऋग्वेद के मंत्रों का जो पाठ करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये मंत्रों का पाठ करने वाले पुरोहित हैं। कौन है ये? ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाले पुरोहित हैं, उन्हें होता कहते हैं। यजुर्वेद के पाठों का जो उच्चारण करते हैं उन्हें अधर्वयु कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें अधर्वयु कहते हैं आपके यहाँ से। और जो सामवेद है इसके मंत्रों को करते हैं उद्गाता। कौन करते हैं? उद्गाता करते हैं आपके। और इसको जो करते हैं मंत्रों का पाठ, उसे ब्रह्म कहते हैं आपके। इसको थोड़ा सा यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से, यानी कि जो मंत्रों का उच्चारण करने वाले विद्वान हैं, अगर हमारे एग्जाम में आएगा कि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण कौन करता है, तो होता बताएंगे यहाँ से। और अगर आएगा यजुर्वेद का आएगा यहाँ से, तो बताएंगे अधर्वयु करते हैं। अगर सामवेद आएगा तो उद्गाता करते हैं, और अथर्ववेद आएगा तो ब्रह्म करते हैं। यानी कि चारों के ये कहीं ना कहीं कौन है? ये पुरोहित हैं जो इनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं। आप देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। यहां से एक क्वेश्चन आएगा कि वह कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों, आपके एग्जाम में गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, कौन सा वेद है वो? तो वो एकमात्र वेद है। क्या नाम है उसका? यजुर्वेद। क्या नाम है उसका? यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यहां से अब मैं आपको एक जानकारी और दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पहले बता चुका हूं कि ये क्लास सामान्य क्लास नहीं है, बल्कि ये क्लास आपके एग्जाम वाली क्लास है। और मैं उसी पर चर्चा आपसे जारी रखूंगा यहाँ से, क्योंकि एग्जाम वाली क्लास का मतलब होता है उन पहलुओं में ज्यादा बात करना जो हमारे एग्जाम बार बार पूछी जा रही हैं आपके। आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर प्राचीन नदियां हैं, वो ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल बता रहा था, थोड़ी ऋग्वैदिक काल में कोई नदियां छूट गई हैं जो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। जैसे ऋग्वैदिक काल में एक नदी है, कौन सी? कुंभा नदी है। कौन सी? कुंभा नदी है, प्राचीन नाम इसका। आज इसे हम लोग क्या कहते हैं? काबुल कहते हैं। यहाँ पर एक पिक के माध्यम से बता रहा हूं, मैं लिखा नहीं है बोर्ड पर, इससे समझा रहा हूं। जो सुवास्तु है इसे स्वात बोलते हैं, जो गोमती है इसे गोमल बोलते हैं आज, सिंधु को आज बोलते हैं हमारे यहाँ पर सिंध, ये नया नाम है इसका। जो सुषमा है यहाँ पर इसे सोहन नदी बोलते हैं, जो वितस्ता है इसे झेलम बोलते हैं, अस्कनी को यहाँ पर ये वाला थोड़ा सा, अस्कनी को चिनाब बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लग गया यहाँ पर, ये रहा अश्कनी को, यहाँ ये इसको मिटा देंगे यहाँ से, अश्किनी को चिनाब कहते हैं, चिनाब नदी, ये रहा चिनाब नदी कहते हैं। और विपाशा को व्यास कहते हैं, और सरस्वती को घग्गर कहते हैं, और सदानीरा को गंडक कहते हैं यहाँ से। इसके अलावा जो रावी है उसे परसुनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं रावी को? रावी को परसुनी बोलते हैं, परसुनी बोलते हैं आपके यहाँ से। परसुनी नदी ये रही, बड़ी महत्वपूर्ण हमारे एग्जाम आने वाली। तो ये नदियां हैं, वैदिक कालीन नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको पढ़कर जाएंगे यहाँ से। तो वितस्ता झेलम को बोलते हैं, अश्किनी चिनाब को बोलते हैं, विपाशा व्यास को बोलते हैं यहाँ से। और एक नदी और है आपके शतुद्री, शतुद्री रह रही है यहाँ पर, शतुद्री नाम है यहाँ। और सतलज को, आज की सतलज को शतुद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शतुद्री बोलते हैं। आपको पता, आपके ये भी आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी, ये वैदिक काल की। इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी और दूंगा यहाँ पर, जो हमारे यहाँ पर जो ये वाला इस काल में हमारे यहाँ जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन आता है ऋग्वेद में। मैं थोड़ा सा पीछे लेकर आऊंगा आपको, वो थोड़ा छूट गया है मुझसे। ऋग्वेद में मैं वापस लेकर आ रहा हूं उत्तर वैदिक काल से। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा कौन से देवता का उल्लेख हुआ? कौन से देवता का उल्लेख हुआ यहाँ पर? देवता कौन सा आखिर वो? तो आप बताएंगे वो देवता और कोई नहीं बल्कि वो एक विशेष देवता है जो कि इन देवताओं का राजा कहलाता। कौन है वो? इंद्र है। कौन सा है वो? वो इंद्र देवता है। और इस इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? तो आप बताएंगे इस इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में यहां पर बताएंगे 250 बार हुआ। कितनी बार हुआ है? 250 बार इसका उल्लेख हुआ। इसको याद कर लेंगे, इंद्र का उल्लेख 250 बार हुआ है। और इस इंद्र को क्या कहा जाता है? कई नामों से। इसे पुरंदर कहा गया। क्या कहा गया है इसको? इसे पुरंदर कहा गया है, यानी किलों को तोड़ने वाला। इसको किलों को, दुर्गों को तोड़ने वाला कहा गया है। पुरंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में आप देखेंगे जो दूसरा महत्वपूर्ण देवता है इंद्र के बाद में, वो कौन सा है? वो दूसरा बड़ा देवता है यहाँ पर अग्नि देवता। कौन सा है वो? वो अग्निदेव है। यहाँ पर वो अग्निदेव है आपके, ये अग्निदेव भी आपके, इनका उल्लेख ऋग्वेद में 200 बार हुआ है यहाँ पर। अब प्रश्न आता है कि तीसरा महत्वपूर्ण देवता कौन सा है? तो तीसरा महत्वपूर्ण देवता कौन सा है? वरुण है। कौन सा है? वो वरुण है यहाँ पर, वरुण देवता। और इसका उल्लेख 30 बार हुआ। कितनी बार हुआ है? 30 बार हुआ। यानी कि ऋग्वेद के 3 देवता बता दिए मैंने आपको। इंद्र देवता, ये सबसे ज्यादा उल्लेख आपके इंद्र का हुआ है। कहां भाग गया है? ये रहा इंद्र देवता, ये रहा आपके 250 बार उल्लेख हुआ है आपके। अग्नि देवता का उल्लेख हुआ है यहाँ पर 200 बार हुआ है। और वरुण का उल्लेख आपके 30 बार हुआ है यहाँ पर। और वरुण को क्या कहते हैं यहाँ पर? नैतिक, ये रहा
नैतिकता का देवता। किसका कहते हैं? नैतिकता का देवता कहते हैं इनको। आपके किसको? वरुण देवता को। ये वरुण के लिए प्रयुक्त हुआ है, वरुण को नैतिकता का देवता कहते हैं। इसको एक नाम और है इसके लिए, वो भी बताता हूं आपको, जल निधि। जल निधि का देवता। कौन सा निधि का? जल निधि का देवता। कौन सा? वरुण। ये दो नाम मैंने बताया आपको। ये सब सारे नाम आपके किसके लिए आ रहे हैं? ये वरुण के लिए आ रहे हैं, इसके लिए आपके, यानी जल निधि का देवता और नैतिकता का देवता, ये इनका उल्लेख हुआ है। अब एक क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? आपको क्वेश्चन आएगा ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ये सदानीरा माने गंडक होता है जिसमें हमेशा पानी रहता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो अब यहां बताएंगे सबसे पवित्र नदी। सबसे, ये क्वेश्चन है सबसे, यहां पर सबसे पवित्र नदी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। यहां से पवित्र नदी कौन सी है यहां बताएंगे। फिर आएगा सबसे ज्यादा बार कौन सी नदी का प्रयोग हुआ है? सबसे ज्यादा बार कौन सी नदी आई? सबसे ज्यादा बार कौन सी नदी आई है? ज्यादा बार। दो क्वेश्चन अलग अलग बने। पहला, सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो ये पूछेगा। सबसे ज्यादा बार किसका उल्लेख हुआ, ये पूछ सकता है आपसे। इसके अलावा पूछ सकता है आपसे कि गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ? किसका? गंगा का उल्लेख, क्योंकि गंगा आपकी आज वर्तमान में राष्ट्रीय नदी भी है, पवित्र नदी भी है गंगा हमारी। और फिर ये पूछ सकता है आपसे कि यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ? यमुना भी पूछ सकता है आपसे कि अगर यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम पूछे जाएंगे। तो आप बताएंगे कि जो सबसे पवित्र नदी है, क्वेश्चन पहले यहां से उठाएंगे। सबसे पवित्र नदी आपके कौन सी है? सरस्वती। कौन सी है? सरस्वती को इस ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी माना गया है। सबसे ज्यादा बार उल्लेख हुआ है आपके सिंधु का। किसका उल्लेख हुआ है? सिंधु का सबसे ज्यादा बार उल्लेख हुआ है यहाँ पर। गंगा का उल्लेख केवल यहाँ पर एक बार हुआ। कितनी बार हुआ है? केवल एक बार हुआ है। और यमुना का उल्लेख आपके 3 बार हुआ। कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ। ये मैंने सारे क्वेश्चन आपको बताया यहाँ पर, ये आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है। जो सिंधु नदी है, इसको कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जो आपके एग्जाम पूछा जाता है क्वेश्चन, सिंधु को हमारे यहाँ ये सबसे जो पवित्र नदी है हमारे, इस पवित्र नदी को हमारे यहाँ पर ये सरस्वती नदीतमा कहते हैं। नदीतमा, नदीतमा माने होता है नदियों में पवित्र, बिल्कुल आपके ये नदीतमा कहा गया है सरस्वती के लिए। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा बार कौन सी नदी आई है? सिंधु आई है। पवित्र कौन सी है? सरस्वती है। और गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। मैं फिर कहूंगा आपसे, इस चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये जानकारी पहुंचे और अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें आपके। ये मैं बात बताऊंगा यहाँ से। इसके अलावा आपको एक और जो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए वो ये है कि इस काल में कुछ शब्द हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं। यहाँ से वो क्वेश्चन ये आता है आपके एग्जाम में, ये देखेंगे आप लोग। यहाँ से पहला पार्ट है ये जो आपके एग्जाम लायक क्वेश्चन है, भागदूत कौन होता है? भागदूत का मतलब क्या होता है? तो भागदूत मतलब कर संग्रह करता, यानी कि जो हमारा उत्तरवैदिक काल है उस काल में कर संग्रह करने वाले को क्या कहते हैं? भागदूत कहते हैं आपके। और जो स्थापित है उसे क्या कहते हैं? प्रांतीय। तो इनमें सारे आपको याद नहीं करने हैं। सतमान बोलते हैं, निष्के बाद आए हुए सिक्के थे आपके। और कृष्णस था आपके, मोती को बोलते हैं। उछन बोलते हैं आपको बैल को। पर्वत बोलते हैं कान की बाली को। सम्राट बोलते हैं पूर्व दिशा के संबंध क्षेत्र को। भोज बोलते हैं दक्षिण के को। राजन बोलते हैं मध्य क्षेत्र को। एकराट बोलते हैं चारों दिशाओं को जीतने वाले को। ऐसे करके आपको स्वराट बोलते हैं पश्चिम क्षेत्र को। विराट बोलते हैं आपको उत्तर दिशा को। ब्रीह बोलते हैं चावल को। गोधूम बोलते हैं गेहूं को। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, आप कहेंगे सर इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये गोधूम, यानी कि ये इंपॉर्टेंट आएगा, ये गेहूं को बोलते हैं। जो ब्रीह है, ब्रीह जो इसका इस्तेमाल आर्यों ने किया, इसे बोलते हैं चावल। ब्रीह माने चावल होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताता हूं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके यहाँ भागदूत, ये हमारे एग्जाम में यहाँ से आ सकता है। भागदूत माने कर संग्रहकर्ता को भागदूत कहते हैं। इसके अलावा आपके ब्रीह माने चावल हो गया, आ सकता है। गोधूम माने गेहूं हो गया, आ गया। और जो ये कृष्णलाल एक इकाई है, ये सिक्का नहीं है, ये कोई सिक्के जैसी इकाई थी, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में अभी भी सिक्के नहीं आए। और जो लेन देन होता है वो वस्तु विनिमय पर आधारित, यानी कि लेन देन आपस में होता है। सिक्के जैसी कोई प्रणाली अभी नहीं आई है। तो कृष्णलाल कोई लेन देन की इकाई होगी, कोई सिक्के जैसा रहा होगा। और इन्होंने भी बड़े पैमाने पर तांबे का प्रयोग किया है। अभी भी यहाँ पर तांबे का प्रयोग कर रहे थे ये लोग भी आपके। लेकिन हम ये ऋग्वैदिक काल के लोग, उत्तर वैदिक काल में यहाँ पर कृष्ण आयस, ये रहा कृष्ण आयस, ये रहा। और दूसरा है श्याम आयस, ये लोहे जैसा श्याम आयस, कोई लोहे जैसा कोई आपके तत्व था। आपके लोहा तो इसको भी नहीं कहते आपके, कोई लोहे जैसा था, क्योंकि जो लौह युग का आरंभ है वो 600 ईसा पूर्व में होगा। उस पर हम बात करेंगे, इनको आप याद कर लेंगे, ये महत्वपूर्ण है। इस तरह में आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए जो मैं आपसे चर्चा करूंगा। इसका जो दूसरा हाफ है जहां मैं आपको लेके जाऊंगा आपके, वो लेके जाऊंगा आपका महाजनपद काल पे आपके,
यानी उत्तर वैदिक काल के बाद में जो हमारा अगला काल है, तो आप उत्तर वैदिक काल के बाद आप महाजनपद काल पर आए, यानी कि तो उससे पहले आपको एक जगह लेना पड़ेगा आपको। यहाँ इस महाजनपद काल पर हमारे यहाँ कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद। कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद हैं। और इन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है यहाँ से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि महाजनपद काल से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है आपके। तो आप लोग जैसे क्वेश्चन आया महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो क्या बताएंगे आप लोग? जो है महाजनपदों का उल्लेख मिलता है हमारे यहाँ पर, ये बौद्ध ग्रंथ हैं, ये बौद्ध ग्रंथ हैं यहाँ पर। और बौद्ध ग्रंथ का नाम है आपके अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय, ये नाम है इसका। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कर लेंगे यहाँ से। और एक जैन ग्रंथ है आपके, उसका नाम है भगवती सूत्र। क्या नाम है? भगवती सूत्र नाम है यहाँ पर। इसको याद कर लेंगे आपके, भगवती सूत्र को। ये आपके एग्जाम के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। एक का नाम तो है अंगुत्तर निकाय, ये रहा अंगुत्तर निकाय आपके यहाँ से। ये बौद्ध ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? ये बौद्ध ग्रंथ है। और जैन ग्रंथ है, उसका नाम क्या है? भगवती सूत्र। इन दोनों में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है आपके। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं आप लोग इसको जब आप देखेंगे आपके, मैं आपको इनको थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं, ये दिखाई भी दे रहा होगा आपको यहाँ से। ये 16 महाजनपद है, इनमें एक पिक के माध्यम से बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं, क्योंकि वैदिक काल को मैंने विस्तार से पढ़ा दिया है। यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे उतना ही बताऊंगा, ज्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे। ऑफलाइन बैच में आकर के विस्तार से इनको आप पढ़ सकते हैं। ये ऑनलाइन क्लास चल रही है, यहाँ पर आप पहले वो पार्ट पढ़िए जीडी के लिए जरूरी है। मैंने आपको उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल में काफी बातें बता दी हैं, लेकिन 1 घंटे 1.5 घंटे में ये समाप्त करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने मोटी मोटी जानकारी को बताई है, जो बहुत आपके लिए एग्जाम के लिए जरूरी है। आप देखिए यहाँ पर ये 16 महाजनपदों में यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा उत्तर में, ये कंबोज है, ये यहाँ गांधार, ये वाला पार्ट, ये कुरु है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको उत्तर में, ये पांचाल, ये कौशल। और आपके इसी क्रम में आप आगे बढ़ेंगे तो ये सूरसेन यहाँ मध्य में मथुरा वाला, ये मत्स्य यानी जो आपका जो आपका राजस्थान वाला जयपुर वाला पार्ट है, अवंती ये मध्य भारत है। यहाँ चेदी राज्य आपके, ये वत्स राज्य है कौशल वाला, जो वर्तमान इलाहाबाद है हमारा। अश्मक ये दक्षिण भारत का एकमात्र, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम आएगा, दक्षिण भारत में कौन सा एकमात्र, ये रहा दक्षिण भारत में। तो एक क्वेश्चन बनेगा दक्षिण भारत का महाजनपद कौन सा है, तो वो अश्मक है। कौन सा है? ये दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत, इसको आप देख लेंगे। ये क्वेश्चन पूछता है दक्षिण भारत में कौन सा एक महाजनपद है, तो वो अश्मक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको। और इसके अलावा जो मल्ल है, काशी है, वज्जी है, मगध है और अंग है, ये सारे महाजनपद आपको दिखाई दे रहे हैं बारी बारी से। ये पांचाल है, अभी बताया मैंने आपको, ये कौशल राज्य है, ये सूरसेन राज्य है, इधर उत्तर पश्चिम में गांधार है, उत्तर पश्चिम में ये कंबोज है। ऐसे हमारे कितने महाजनपद है? 16 महाजनपद है। इन 16 महाजनपदों का जो उल्लेख हुआ है आप देखेंगे यहाँ से, ये रहा मैंने बताया है। इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहां मिल रही है? बौद्ध ग्रंथ है कौन सा? अंगुत्तर निकाय में, फिर बता रहा हूं। और जैन ग्रंथ है कौन सा? भगवती सूत्र। इसके अलावा कई और ग्रंथ हैं जहां पर इन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। इस क्रम में मैं आपको बताऊंगा कि आपके एग्जाम में आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर हमारे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा कैसे, हम किस क्वेश्चन को पढ़कर जाएं। तो आप सामने देखेंगे आपको, और मैं इसको यहां से मैंने आपके लिए तैयार किया है। ये राजधानियां हैं, इनमें कुछ राजधानी ऐसी जो आपको रटकर जानी है। जैसे मैं पूरा, ये अंग की राजधानी चंपा है, ये दिखाई दे रहा है। काशी की राजधानी वाराणसी है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, वज्जी की राजधानी वैशाली है, कौशल की श्रावस्ती है, मल्ल की कुशीनगर है, पांचाल की अक्षत्र है, चेदी की सुक्तिमती है, कुरु की इंद्रप्रस्थ है, मत्स्य की विराटनगर है, कंबोज की हाटक है, सूरसेन की मथुरा है, गांधार की तक्षशिला है, अश्मक की पोटन है, और मगध की राजगृह गिरिवज बाद में पाटलिपुत्र बनी, और अवंती की उज्जैन जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, उज्जैन और माहिष्मती दिखाई दे रहा है आपको, उज्जैन और माहिष्मती 2 राजधानियां। अब क्वेश्चन कैसे आएगा आपका? सर हम क्या याद करें जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए? पहली बात तो जो इन 16 में से जो 16 जो महाजनपद हैं, जो आपका क्वेश्चन बनेगा यहां से, इन 16 में से गणतंत्र कौन सा है, ये क्वेश्चन बनेगा। इन 16 गणतंत्र कौन सा है, गणतंत्रात्मक कौन सा है, गणतंत्र का मामला पूछेगा। रिपब्लिक कौन से हैं, तो केवल रिपब्लिक 2 हैं, एक तो वज्जी है, एक तो वज्जी राज्य है। यहाँ पर वैशाली की वज्जी में लिखा है आपको, यहाँ वज्जी राज्य दिखाई देगा आपको, यहाँ पर ये रहा जो वज्जी राज्य दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से। और एक आपके मल्ल है, कौन है आपके? मल्ल। इन दोनों में राजतंत्र नहीं है, बाकी जो बचे शेष आपके, उन सभी में क्या है? उन सभी में राजतंत्रात्मक व्यवस्था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था, यानी कि बाप का बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, पूरा खानदान एक ही परिवार से बनेगा। जो गणतंत्र में चुनाव द्वारा, निर्वाचन द्वारा प्रतिनिधि को चुना जाता था। जो मल्ल है और जो वज्जी है, ये दोनों गणतंत्री हैं,
और ये दिखाई दे रहे हैं आपके बाकी 14, यहाँ क्या है आपके, वहां राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, वहां एक ही वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं के वंशज राजा हुआ करते थे, परिवार के लोग ही बना करते थे। लेकिन आप बताएंगे वज्जी में, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, और मल्ल में यहाँ कैसी व्यवस्था है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, यहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, यहाँ चुनाव द्वारा प्रतिनिधि को चुना जाता है। एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में आने वाली यहाँ पर, वो ये है कि यहीं पर बताता हूं उसको कि दक्षिण भारत में, अभी मैंने ऊपर बताया आपको, फिर पुनः बता रहा हूं, दक्षिण भारत में इनका एकमात्र, दक्षिण भारत में एकमात्र यानी विंध्याचल से नीचे दक्षिण भारत में एकमात्र कौन सा है आपके, तो मैंने बताया आपको वो और कोई नहीं बल्कि कौन सा है, अभी मैंने बताया आपको अश्मक, ये अश्मक वाला पार्ट है, अश्मक। और इस अश्मक की जो राजधानी है वो कौन सी है, पोटन है या पोटली है, पोटन कहिए या पोटली कहिए एक ही बात है। ये आपके महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, आपके गोदावरी के एकमात्र आपके यहां से। और आपके एग्जाम में जो आने वाला क्वेश्चन है जो पूछ सकता है यहां से, उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ज्यादा डिटेल में न जाते हुए आपके यहां पर। एक तो आप यह मथुरा की याद कर लेंगे, इसको आपके एग्जाम में ये मथुरा वाला पूछता है यानी यहां से। इसके अलावा आपके एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन ये काशी के बार पूछा है आपके, वाराणसी वाला। इसके अलावा कौशल, ये श्रावस्ती बार पूछा जाता है कई बार एग्जाम में आपके, मत्स्य की विराटनगर है। इनको एक बार निगाह मार के जाएंगे ताकि हमारे निगाह में रहे तो कौन सा एग्जाम है, ये क्वेश्चन मिलाने के लिए आता है किसकी राजधानी कौन सी है। मैं तो कहूंगा 16 को याद कर लीजिए, 16 महाजनपद है, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं काशी को, कौशल को, मत्स्य को, और यहां से सूरसेन राज्य को यानी मथुरा को, इनको तो आप याद करके जाएंगे। इसके अलावा मैंने लिखा है दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद कौन है, वो कौन सा है, वो अश्मक है। इसको मैं आपको पुनः एक बार इंपॉर्टेंट कर देता हूं यहाँ पर, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से आप एग्जाम क्वेश्चन आएगा कि हमारे यहाँ पर प्राचीन काल में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो आप बताएंगे 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये 16 महाजनपद आपको पढ़ने हैं। उत्तर पश्चिम में मैंने बता दिया आपको, तक्षशिला वाला पार्ट है, कंबोज वाला पार्ट है, घोड़ों के लिए जाना रहता था कंबोज वाला पार्ट। ऐसा ही एक नया वीडियो मैं आपके लिए कल फिर लेकर आऊंगा। इस चैनल पर लगातार बने रहेंगे, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, लाइक और शेयर में कहूंगा आपसे, बनता है आपको लाइक करना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए क्लास है, क्योंकि इस क्लास को आपको घर घर तक पहुंचाना है, हर जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि ये एसएससी जीडी वाली बेसिक क्लास चल रही है। अगले वीडियो आपके लिए फिर मिलूंगा। पिछले वीडियो में आपको इसका एक पार्ट पढ़ा चुका हूं, इसका आपको लिंक मैं भेज दूंगा इसके लिए, और जिन्हें नहीं पता है उनको जानकारी भेज देंगे। आपको नई वीडियो से फिर मुलाकात होगी। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।